नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के केस पर नया अपडेट सामने आया है। 15 अगस्त के दिन बिल्किस के जिन 11 दोषियों को रिहाई दी गई थी, उसके खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करने का फैसला किया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला की पीठ ने बिल्किस बानो का प्रतिनिधित्व कर रही वकील शोभा गुप्ता को आश्वासन दिया कि नई पीठ का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। गुप्ता ने त्वरित सुनवाई के लिए मामले पर विशेष उल्लेख किया और कहा कि भारत के सीजेआई द्वारा एक नई पीठ गठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मालूम हो, गोधरा कांड के बाद भड़के गुजरात के 2002 दंगों में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। जिस वक्त बिल्किस बानो का रेप किया गया, उस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी वक्त बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों या कहें हत्यारे और बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा था। सिर्फ बलात्कारियों को रिहा नहीं किया गया, बल्कि उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमारे आचरण में विकृति आ गई है और हम कभी कभी महिलाओं का अपमान कर देते हैं। क्या 15 अगस्त के ही दिन बिल्किस के दोषियों को रिहा कर देना एक महिला का अपमान करना नहीं था? क्या अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्किस को इंसाफ मिल पाएगा? इसी मुद्दे पर न्यूज बीन की टीम ने कुछ छात्रों से उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं छात्रों का इस मामले पर क्या कहना है। 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के दोषियों को जब रिहा किया गया तो जीएमआई में प्रोटेस्ट किया कुछ छात्रों ने। हमारे साथ वो छात्र मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? मेरा नाम फातिमा नूरी है और मैं 1.5 साल से जामे में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ और हिंदी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ यहाँ से। बिल्किस बानो के केस को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि अब उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? मुझे लगता है कि अभी जो बिल्किस बानो ने पिटिशन जारी की है सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत उनको इंसाफ मिल पाएगा और सही काम किया है उन्होंने, और उनके जो रेपिस्ट हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। आप कहाँ से हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो? मैम मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ और मैं जामिया में लगभग एक 1.5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पर बिल्किस बानो के लिए जब प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने, तो क्या लगता है कि जब पुलिस प्रशासन की तरफ से सपोर्ट किया गया था या फिर कैसा माहौल था वहाँ का? मैम पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया गया था। यहाँ मतलब जामिया के सामने लगभग 2 प्लाटून पुलिस खड़ी हुई थी, सशस्त्र सेना बल और पैरा एसएफ के साथ, और सब लोग अपने सुसज्जित हथियारों के साथ आए थे और उनके इरादे कोई नेक नहीं थे। हम अंदर बिल्किस बानो के समर्थन में नारे लगा रहे थे। यहाँ से हमें क्रूर आंखों से, तानाशाही रवैये से हमें जूझना पड़ रहा था पुलिस के साथ। दिल्ली पुलिस ने हमें हमेशा जामिया की तरफ एक क्रूर वातावरण रखा है और ये सोचते हैं कि डंडे से जामिया को डराएंगे, पर जामिया डंडे से डरती नहीं मैम, ये सच्चाई है। लगता है कि बिल्किस को अब इंसाफ मिल पाएगा? अब जो बेंच है वो चेंज कर दी जाएगी, जो पहले सुनवाई कर रही थी अब वो नहीं करेंगी, अब दूसरी जो जजें हैं वो सुनवाई करेंगे। मैम देखिए, जो माननीय न्यायाधीश हैं और हमारा जो न्यायालय है, उनके ऊपर हमें पूर्ण मत विश्वास है कि उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। पर आज के समय अंतराल में जिस प्रकार न्यायपालिका काम कर रही है, उम्मीद की जो किरण है वो काफ़ी छोटी है, पर छोटी किरण है, पर किरण है कि हो सकता है कि उसको न्याय मिल जाए, क्योंकि जो न्याय प्रणाली है उसके अंदर कहीं ना कहीं संघवाद का बहुत कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है, और जाति धर्म इन सारी चीज़ों पे एक निष्पक्ष टिप्पणी लाना आज के दिन में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं उनको अधिकार देती है और उनके जो हक पे बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये एक लैंडमार्क डिसीजन होगा और पूरा भारत इसे सराहेगा। ये सच्चाई है। अच्छा, जब उनके 11 दोषियों को रिहा किया गया तब ये बोल के रिहा किया गया कि उनका व्यवहार जो था वो जेल में काफ़ी अच्छा था और उन्होंने सारी चीज़ें जो कि वो ठीक ठाक तरीके से की, इसलिए उन्होंने उनको अभी छोड़ देना सही है। क्या सही था? ये एक संघीय अपराध के ये जुर्मी थे। इनके ऊपर कोई एक सशस्त्र विद्रोह का कारण नहीं था। इन्होंने किसी लड़की का, खास करके एक माइनॉरिटी लड़की की इज्जत लूटा था, तो उनको उस प्रकार का माहौल भी तो अंदर जेल में नहीं मिल रहा था कि वो अपनी बदतमीजी दिखाए। और इस वाले माहौल पे, एक संगठित माहौल पे अगर आप कहेंगे, ये तो ऐसा हो गया ना कि आपने किसी गायकों की मंडली में रख के ये कहा कि इनके साथ अच्छे से घुल मिल रहा है। परिवेश भी आपका है, आपने माहौल भी उनके लिए अच्छा बनाया, उसके बाद कहते हैं आपका व्यवहार अच्छा है और उस बेसिस पर आप उनको छोड़ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक सुगठित पक्षपात दिखा रहा है और केवल वोटों के लिए, कुछ चंद वोटों के लिए इस देश की सरकार अपने संविधान को ठुकराने में एक समय भी कतराती नहीं है। मोदी सरकार बिल्कुल नहीं कतराती।
नेता कहते हैं कि वो ब्राह्मण थे, संस्कारी थे, इसीलिए उनका जघन्य अपराध नहीं। हाँ सर, बीजेपी का तो जन्म ही मनुस्मृति से हुआ है ना। मनुस्मृति जब पैदा हुई थी तब मनु ने सोचा था कि एक जाहिल पार्टी आगे जाके बनेगी और जाहिल पार्टी का नाम कहीं ना कहीं भारतीय जाहिल पार्टी होगा। जनता भूल से लग जाती है और भारतीय जाहिल पार्टी है, और उस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि इस देश में लड़कियों की आज़ादी नहीं है, इन देश में माइनॉरिटीज़ की आज़ादी नहीं है, इस देश में किसी को भी कहने का आज़ादी नहीं है, और केवल एक रूढ़िवादी धर्मात्मक और एक धर्मांध सरकार इस देश के सरकार को, इस शासन को चलाएगी। इसीलिए ही और यही कारण है कि बिल्किस बानो की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। उनके कानों को ठूस दिया गया है कहीं ना कहीं मनुस्मृतियों के उन पन्नों से, उन कानों को ठूस दिया गया जो कि हर नारी हर इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप बाहर क्यों जाते हो, इससे आपके साथ होता है। यही है बीजेपी का रुतबा, और खासकर धर्म के ऊपर तो उनका रुतबा है ही। वो तो तलवार तान के खड़े हैं खून बहाने के लिए। जब 11 दोषी रिहा किए गए तो उनका फूल मालाओं पहनाकर स्वागत किया गया। यही तो है देश की जहालत। अब सोचिए ना, एक पार्टी है जो इस बेसिस पे कह रही है कि कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, इसीलिए वो कोई कुछ गुनाह नहीं कर सकता, और इस वाले पूरे बात पे पूरा भारतीय जनमानस जो संविधान को मानती है वो ये समझने लगी कि ये सच्चाई है। आप सोचिए किस प्रकार जहालत थ्रू सोशल मीडिया लोगों के अंदर डाला जा रहा है कि जाति जो है वो आपके गुण का आधार है। मुझे ये सोच के मेरा रूह कांपने लगता है कि ये 21वीं सदी का भारत है। मुझे लग रहा है मैं कोई 18वीं 17वीं सदी के भारत में हूँ, जहाँ पर ये कहा जाए कि आपके गुण आपके जाति के हिसाब से देखे जाए, और जनता को ये समझाया जाए क्योंकि जनता अशिक्षित है। आपने स्कूल नहीं बनाई, आप कहाँ संविधान पढ़ाना चाहिए, आप पकड़ के ग्रंथ पुराण पढ़ा रहे हैं। तो यही है बीजेपी का पूरा एजेंडा ही यही है कि देश को धर्म के लाइन पे और धर्म का जो जहर है वो पूरा घोल दिया जाए और लोगों को अंधा और जाहिल बना दिया जाए। आपको लगता है कि धर्म और जाति के आधार पर अब आरोपियों को सजा दी जाती है? जरूर। ये तो आज नहीं मैडम, ये तो कभी के इतिहास से, अगर यहाँ पे कोई एक दोषी बीजेपी के सरकार में आता है तो उसका दोष नहीं देखा जाता, पहले उसका नाम, उसका जाति, उसका धर्म पूछा जाता है। अगर वो SC/ST वर्ग से, अगर दलित है तो उसके ऊपर PMLA लगेंगे। अगर वो मुसलमान है तो UAP उसी के लिए बना है। बीजेपी के अंदर तो UAP केवल मुसलमानों के लिए ही बना है। वो धर्म देख के ही दंड देते हैं, कभी सवर्णों को वो दंड नहीं देंगे। अच्छा, मोदी सरकार क्या केवल एक धर्म के लिए काम कर रही है या फिर नहीं? मैम वो ऐसा होता है ना कि आप 100 मुसलमानों के गालों पे खड़े थप्पड़ मारे, फिर जाके मस्जिद पे आपने सजदा कर दिया। तो यही उनकी राजनीति है। सिर्फ मस्जिद जाओ, बाकी सारे वोटों को अपने हाथ लेके आओ, पर अधिकारों की बात मत करो। वो बोलेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते सर्वदेवता। यार पूजा क्यों कर दो, अधिकार दे दो ना, किसी को आवाज़ पहुँचाने का माध्यम दे दो, पूजा बाद में कर लेना। तो ये यथार्थों के बातों में बीजेपी बात नहीं करेगी। पर हाँ, बीजेपी कहती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, वो ऐसे किया कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया, जो बहुत जघन्य अपराध होता था। लोग जो पति हैं वो छोड़ देते थे महिलाओं को सिर्फ 3 शब्द कह करके, तो उन्होंने उस पर काम किया। मैम देखिए, ज़रूर ये जो कदम था बीजेपी काफ़ी सराहनीय था कि उन्होंने ट्रिपल तलाक हटाया, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज के ऊपर ये बातचीत करती है। मतलब ट्रिपल तलाक हटाने के बाद अगर आप ये कहते हो कि सारे मुस्लिम महिलाओं को उनका सारा अधिकार मिल गया, तो मैम ये कोरा झूठ है, ये एक पूरी कोरी झूठ है। कारण ये है कि ट्रिपल तलाक से उन्हें सिर्फ अपने विवाह का अधिकार मिला, अपने वैवाहिक जीवन में, तो उनके जो अपने सांसारिक जीवन में हर दिन उनको जो यातनाएं झेलनी पड़ती है, अपने धर्मगत, अपने जातिगत जो बातें सुननी पड़ती है, इस भारत में जो पितृसत्तात्मक सोच है उसका जो दबाव उनको झेलना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं छुपा नहीं है। अभी आप मुझे बात बताइए, जिस धर्म में ये माना जाता है कि तलाक से बात हो, कोई लड़की इसको ना माने तो उसके ऊपर जो रिपरकशंस होंगे उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट ने उनको कौन से असाइलम का मतलब आपका सिस्टम दिया। जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पहला पुनर्विवाह कानून बनाया था, तब उन्होंने एक असाइलम भी बनाई थी कि जो लड़कियां इसके विरुद्ध जाएंगी और विधवा पुनर्विवाह में जाएंगी उनको एक असाइलम दिया जाएगा। पर बीजेपी ने मुसलमान महिलाओं को इसके लिए मतलब ट्रिपल तलाक से हटके कोई और काम करने के लिए प्रेरित कैसे कर रही है। आप सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता, लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, जनता को प्रेरित करना पड़ता है कि वो उस कानून से जुड़े, और ये ज़रूरी है। आप कहाँ से हैं, कब से पढ़ रहे हैं जामिया में? मेरा नाम अनुराग है और मैं जामिया से BSc बायोटेक कर रहा हूँ। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूँ। लगता है कि अब इंसाफ मिल पाएगा सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है, CBI उनकी है। CBI को जो कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पिंजरे का तोता है। आज तो मालिक ही तो बदला है, सिर्फ तोता वही है, पिंजरा वही है, सिर्फ मालिक बदला है। तोता आज भी उन्हीं के लिए गाता है। तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि सिस्टम में रहते हुए मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई है, और ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी 2002 राइट्स के गुनहगार हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम तरह की डॉक्यूमेंट्री इस बात को साबित करती हैं, लेकिन फिर भी बाकायदा उसके लिए एक पैनल बनाया जाता है, नाना भट्टी पैनल, वो उनको क्लीन चिट दे देता है बिना कोई प्रॉपर जांच पड़ताल किए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह जो हैं वो पूरी तरह से दोष मुक्त हैं उसमें? आप एक प्रॉपर पहले जांच तो करवाइए, आप जांच एजेंसियों को स्वतंत्र तो कीजिए। आपने कोई प्रॉपर जांच नहीं करवाई, आपने जो मर्जी आया
अपने हिसाब से सब कुछ तय किया, अपने हिसाब से आपने डिसीजन सुना दिया, आप खुद ही वकील बने, आप खुद ही अपने गवाह बने और आप खुद ही जज भी बन गए। अच्छा, मैं देख रही थी कि मैंने कई लड़कियों से बात करने की कोशिश की जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पढ़ती हैं, लेकिन वो बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं थी। बहुत मुश्किल से ये राज़ी हुई। लेकिन क्यों ऐसा डर का माहौल बना हुआ है क्या कि बोलना नहीं चाहती हैं? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जामिया कैंपस है ये अपने आप में बहुत डाइवर्स कैंपस है, बहुत वाइब्रेंट कैंपस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बोलने से डरते हैं। जामिया ने कई सारे मूवमेंट्स को लीड किया है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट सारे जो नए बच्चे आए उनको इस तरह से दबाया गया है यहाँ प्रशासन के द्वारा। हम यहाँ पे अगर गाना भी गाते हैं, हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम सिर्फ अगर गाना भी गाने लगते हैं, हम इन ग्राउंड्स में बैठ के अगर टेनिस लेके खेलने भी लगते हैं, उस पर भी हमारे ऊपर शो कॉज आ जाते हैं। 2-3 बच्चों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, खासतौर से जो लड़कियाँ थी जो 1-2 प्रोटेस्ट में आई, तो उनके डीन्स ने, उनके एचओडीज़ ने उनको धमकाया कि तुम्हें नंबर नहीं चाहिए, तुम्हें फेल होना है, और इस तरह से धमकी देके उनको इन सारी एक्टिविटी से बाहर कर दिया जाता है। और हमारा जो प्रोक्टोरियल बोर्ड वो लड़कियों को लेके किस तरह से है, एक एसएफआई की कॉमरेड है निवेद्या, जब यहाँ पे कॉल दिया गया था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग के लिए, तो उनको कैंपस के अंदर से जामिया के गार्ड, मेल गार्ड उनको खदेड़ते हुए लेके आए और यहाँ सड़क पे उनको गिरा के ज़बरदस्ती उनको डिटेन किया गया, ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला गया। सारे के सारे मेल गार्ड्स थे, उन्होंने जो स्कर्ट पहन रखी थी उस स्कर्ट को तक उन्होंने उठा दिया। इस तरह की अभद्रता यहाँ जामिया के कैंपस में, जामिया का प्रोक्टोरियल बोर्ड, जामिया के गार्ड्स करते हैं एक महिला छात्र के साथ। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि कैसे कोई भी एक स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट ऐसे आगे आके आपको इंटरव्यू देगा? मैडम सिर्फ ये बात नहीं है कि प्रोक्टोरियल टीम करता है, प्रोक्टोरियल टीम यहाँ पे बैठी हुई आईसीसी जितने भी लोग हैं, ये लोग महिलाओं के लिए कभी यहाँ कुछ किए नहीं। दूसरा, यहाँ पर लड़कियों को धर्मगत गालियाँ पड़ती हैं, यहाँ पर लड़कियों के साथ स्लट शेमिंग भी होता है, यहाँ पर लड़कियों के कपड़ों के लिए यहाँ पर मतलब आपका ताकीद किया जाता है, हर दूसरे चीज़ के लिए यहाँ पर लड़कियों को कटघरे में उतार दिया जाता है। जो लड़कियाँ सामने आती भी हैं उनको ये कह दिया जाता है कि आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ये कहा जाता है कि आप अगर इसमें आओगे तो आपको बाकायदा सेमिनार से बुलाया नहीं जाएगा, सेमिनार में आप घुसना चाहो तो आपको कैंपस बैन दे दिया जाता है, आपको सेमिनार से बाहर ही आपका नाम लिस्ट में निकाल के हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक्टिविज्म करने के लिए सज़ा दी जाती है लड़कियों को, बाकायदा जुल्म चल रहा है यहाँ पर। जामिया प्रोक्टर, जामिया प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जामिया क्या है। आप सत्ता पे बैठे हैं, आप पोस्ट में बैठे हैं, आप किस तरीके से बैठे हैं वो तो छोड़िए, वो तो जगत विहित है आप कैसे बैठे हैं, पर लेकिन थोड़ा तो लिहाज रखिए। आपको लगता है कि लड़कियों के लिए इसी तरीके का माहौल बना हुआ है, जामिया में डर का माहौल है? जी, जैसा इन्होंने कहा एकदम वैसा ही है। यहाँ पे लड़कियाँ जो है ज़्यादा प्रोटेस्ट में नहीं आती, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से डराया जाता है, फेल करने का डर रहता है, और उनके डीन्स और जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें डराते हैं कि हम आपको कम नंबर दे देंगे, आपको फेल कर देंगे। तो फ्यूचर के लिए वो थोड़ा काफ़ी इनसिक्योर रह जाती हैं, और काफ़ी दूर दूर जगहों से तालीम हासिल करने आ रही हैं, जिसकी वजह से वो आती ही नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी फिर मना करेंगे कि आप ये सब करने थोड़ी जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रही हैं, और वो पीछे हट जाती है। सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।